Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस बुक के अलावा करवाई हैं। आपको पता है हमने इनसे भी कहीं ज़्यादा टॉपिक कर लिए हैं जो इस बुक में नहीं दे रखे थे, वो भी मैंने आपको अलग से नोट्स में करवा दिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम जो बुक वाले टॉपिक है उनको कंप्लीट करते हैं। अब बस कुछ ही दिनों के अंदर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा एनबीएफसी के बारे में, ये वाला टॉपिक। ठीक है, अब सारे टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे, सारी लाइन में चल, जो हो गए उनको छोड़ दो, जो नहीं हुआ वो वाले अब टॉपिक सीक्वेंस में चलने वाले। ठीक है, क्योंकि अब सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। एनबीएफसी क्या होती है आज हम ये पढ़ने वाले। ठीक है, आज के टारगेट को टिक कर दिए, अब पढ़ते हैं क्या है ये एनबीएफसी। ये रहा एनबीएफसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी बोलते हैं इनको। अब क्या होते हैं, एक मिनट में इसका जरा पहले फोकस सही कर दूं, फिर आपको बताता हूं क्या होते हैं ये। आई थिंक अब क्लियर है। ठीक है, सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने जितने भी बैंक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, इनका मेन मोटिव क्या होता है? आपने एक चीज़ देखी, अपनी सर्विसेज देकर मेन मोटिव होता है इनका पैसा कमाना। अब पैसे कमाने के लिए ये जितनी भी बैंकें होती हैं, ये क्या होती है, शहरों में ओपन की जाती है ना। बात बिल्कुल सही, शहरों में ओपन की जाती है। लेकिन क्या होता है ना कि एक होता है बैंकिंग शेडो। क्या होता है बैंकिंग शेडो? यानी जो बैंक की जो शेडो होती है वो भी कहीं ना कहीं बैंक को ही प्रेजेंट करती है या बैंक को ही रिप्रेजेंट करती है। कुछ ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो बैंक के अलावा काम करती हैं, लेकिन बिल्कुल बैंक की तरह काम करती है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँ। एक बात बताओ, क्या बैंकिंग सारे टाइप की सर्विसेज दे देती है? नहीं सर, कुछ टाइप की सर्विसेज नहीं देती। जैसे आजकल तो देने लगी, लेकिन हर बैंक इस टाइप की सर्विस नहीं देती। जैसे कार के लोन को आसान बनाना, हाउस लोन लेना, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है बैंक उतना आसान काम नहीं करवा पाते जितना इसके अलावा की जो एजेंसी है वो करा देती है। बिल्कुल सही सुना। अच्छा, एक मिक्सी खरीदने के लिए आप जा रहे हो या वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जा रहे हो, तो जब आप लेने के लिए आते हो तो बैंक से फाइनेंस कराते हो, होता ही नहीं होता। जब हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पर लेकर आए, तो उसमें कोई हमारी ऐसी बैंक नहीं होती कि एसबीआई बैंक से हुआ, एचडीएफसी से हुआ। इनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसके बावजूद कुछ ऐसी बैंकें हैं जो आपको पैसा उधार दे देती है, और उन्हीं बैंक को बोलते हैं नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। जैसे आपने बजाज फाइनेंस का नाम सुना है। मुझे एक बाइक लेनी है, ठीक है। अब बाइक लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, ना मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, एनबीएफसी यानी बजाज फाइनेंस के पास जाऊंगा, वहां से फाइनेंस करा लूंगा। श्रीराम फाइनेंस, मिथुट फाइनेंस, अपना घर में रखा हुआ सोने के अगेंस्ट में क्या ले लूंगा, लोन ले लूंगा। ये सारी बैंकें होती हैं एनबीएफसी, नेशनल बैंक, ये हमारी नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कॉर्पोरेशंस। ये बिल्कुल बैंक की ही तरह काम करती है, लेकिन बैंक के तरह होती नहीं है। ये प्योरली बैंक नहीं होती है, ये एक शैडो बैंक होती है। आई बात सुने, एक बेस बनाया अभी मैंने आपका। अब जरा इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है एनबीएफसी के बारे में कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बेसिकली क्या करता है, डिपॉजिट और फाइनली लोन देने का काम करता है। और ये जो होते हैं इनके जो डिफरेंस होता है उससे बैंक अपना फायदा कमाती है। ये था बैंक के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे बैंक जो है वो रेगुलेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जैसे हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। लेकिन अगर हम बात करें एक और कैटेगरी की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिसको बोलते हैं नॉन बैंक, ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे हमारी नॉर्मल बैंक्स काम करती है। लेकिन मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये एक्सेप्टेंस नहीं करती है डिपॉजिटर के पैसों को, न ही पैसा विड्रॉ करने का काम करती है। एक बात बताओ, मैं बाइक लेने के लिए आ रहा हूँ, तो बाइक से वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं, बजाज फाइनेंस। अब ये थोड़ी मैं बजाज फाइनेंस में पैसा डिपॉजिट करूँ, वहां का एटीएम लेके पैसा निकालूं, नहीं, वो मुझे सिर्फ एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का लोन दे रहे हैं। तो जो मेन बैंक होती है वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और देती है लोन, और जबकि नॉन बैंक आपकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती है, ना आप उनसे जाके पैसा विड्रॉ कर सकते हो। डिपॉजिट नहीं हो तो विड्रॉ कहां से कर लोगे? आई बात सुने, इनको बोलते हैं अपनी नॉन बैंकिंग, इनको हम शेडो बैंक्स भी बोलते हैं। यहां पर लिखा है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है, आजकल इनका जो सेगमेंट है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप का होता है। हेट्रोजीनियस मतलब बिल्कुल बैंक की तरह नहीं है, बट हाँ बैंक की तरह कुछ ना कुछ ये काम करती है। ये क्या करती है, एक ऐसे इंटरमीडिएरीज की तरह काम करती है जो कि कभी कभी डिपॉजिट्स को भी ले लेती है, लोन भी दे देती है, और ये लीजिंग और हायर परचेज में भी काम आती है। लेकिन आज की डेट में इनकी जो रिलेवेंस है वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास कोई भी एनबीएफसी नहीं मिलेगी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस नहीं करती, ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज वगैरह पे ही फोकस करती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दे रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। अच्छा, कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जो पब्लिक से पैसा ले सकती हैं, बस ये कि आरबीआई की शर्तें मान ले और आरबीआई के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो ऐसी जो एनबीएफसी है उनमें हम डिपॉजिट को भी ले सकते हैं। ठीक है, द
तो लिखा हुआ है दे रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये जो एनबीएफसी क्या करती है, फंड रेज कर लेती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और अल्टीमेट उसको स्पेंड मतलब लोन के रूप में दे देती है, और बीच में जो भी वो पैसा कमाती है वो उनकी क्या होती है, इनकम होती है। बिल्कुल बैंक की तरह ये लोन रिटेलर को, ट्रेडर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को दे देती है। क्लियर हो? इनके नाम क्या एनबीएफसी के, जैसे आपका बजाज फाइनेंस होगा, श्रीराम फाइनेंस, मेथड फाइनेंस, ये सारी हो गई हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, दे आर बीइंग रिकॉग्नाइज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैंकिंग सेक्टर, यानी जो बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे पाती वो सर्विसेज ये लोग दे देते हैं। ये कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज देते हैं। इनका जो प्रोसीजर होता है लोन देने का वो बहुत ही सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े ही आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बदलते मौसम के अनुसार ये अपने रेट को भी बदलते रहते हैं। आरबीआई ने देखा कि भाई एनबीएफसी का जो बोलबाला है वो बढ़ता जा रहा है, तो आरबीआई ने कहा भैया इसको अब रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने खुले सांड की तरह छोड़ दिया तो बेटा ये मारेगा जरूर सिंह। तो वही कहा गया कि आरबीआई जो है इसका रेगुलेटर होता है एनबीएफसी का, जो इसको डिफाइन करता है कि ये क्या है, एक कंपनी है। ये क्या है, पहले एक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि कंपनी के फॉर्म में इन्वॉल्व की गई। ये चाहे तो डिपॉजिट के रूप में और लेंडिंग के रूप में पैसा ले और दे सकता है। बोलो क्लियर हुआ? अब यहां पर इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो एनबीएफसी है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसको एनबीएफसी डी बोलते हैं, डी फॉर डिपॉजिट, और एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसको नॉन एनबीएफसी एनडी, एनडी मतलब नॉट डिपॉजिट। मतलब एक एनबीएफसी ऐसी है जिसमें लोग अपना पैसा जमा करा सकते हैं, और एक एनबीएफसी ऐसी है जिसमें पैसा जमा नहीं करा सकते। मिथड फाइनेंस की बात करें उसमें आप पैसा जमा करा सकते हो, वो कौन सी है, एनबीएफसी डी। और अगर मैं बात करूं बजाज फाइनेंस, उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं करा सकते, वो कौन सी है, एनबीएफसी एनडी। क्लियर हुआ? तो दो टाइप की होती है। कहा जाता है कि जो एनबीएफसी होता है इनको मैंडेटरी होता है कि अपने आरबीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अगर वो डिपॉजिट लेना चाहती है। अगर मान लो मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, इसको आरबीआई की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, बट फिर भी इसने ले रखा है, वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी है। सॉरी, कंपलसरी नहीं है, उसने मैंडेटरी ले रखा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि वॉलंटरी ले रखा है। जो हमारे पास आरबीआई में रजिस्टर्ड होती है वो चाहे तो कल को पब्लिक से डिपॉजिट भी रखवा सकते हैं। जैसे मिथड फाइनेंस है वो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, इस वजह से वो एनबीएफसी होने के बावजूद भी डिपॉजिट ले लेती है कस्टमर्स का। फॉर रजिस्ट्रेशन दे नीड टू बी ए कंपनी, और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले उनको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, जिसके मिनिमम जो आपकी एनओएफ है मतलब नेट ऑन फंड है वो कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़। अगर 2 करोड़ से नीचे की कोई एनबीएफसी है तो वो एनबीएफसी नहीं कहलाएगी, याद रखना। ठीक है, टू ऑब्टेन ड्यूल रजिस्ट्रेशन। अब पता है क्या दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि देखो आरबीआई बोलती है कि अगर आप डिपॉजिट लेना चाहते हो, पब्लिक से डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो आप हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करो। कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो किसी और एक्ट के थ्रू बनाई गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सेबी, सेबी के कई सारे मर्चेंट बैंकर्स हैं जो सेबी की गाइडलाइंस को फुलफिल करते हैं। इसका मतलब वो ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड हैं। तो क्या ऐसी एनबीएफसी को जो ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड है, क्या दोबारा से उसको आरबीआई में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? नहीं, उसको आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। यानी अगर कोई आपके पास एक नोडल एजेंसी है, एक प्राइम एजेंसी जहां आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो इस केस में आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया। एग्जम्प्ट मतलब आपको छूट दे दी गई है कि आपको आरबीआई में अब रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, आपको दो ड्यूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। तो वही लिखा हुआ है टू अवेल ड्यूल रेगुलेशन। ड्यूल रेगुलेशन वाली कैटेगरी में कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, एग्जम्प्ट कर दिया गया कि आपको आरबीआई से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी? जैसे वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकर, क्योंकि ये सारे ऑलरेडी सेबी में रजिस्टर्ड है। तो आरबीआई कहती है सेबी है ना, बस बात खत्म है, अब हमारे पास रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कोई इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA में रजिस्टर्ड है, तो कहा गया कि आरबीआई में आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तीसरा हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब इसको कौन रेगुलेट करता है? एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। जब आप एनएचबी में रजिस्टर्ड हो तो आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। दो जगह रजिस्टर्ड होगी, क्या कर लोगे? निधि कंपनी। अच्छा, निधि कंपनी क्या होती है मैं आपको वैसे बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर। वैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि लोग अपनी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए थोड़ा थोड़ा पूल बनाते हैं और उसमें पैसा डालते हैं, जिसको जरूरत होती है वो वहां से पैसा निकाल लेता है। ऐसी कंपनियां जो सेविंग्स को प्रमोट करने के बाद काम करती हैं उसको बोलते हैं निधि कंपनी। तो जो निधि कंपनी वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसको आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मैंने अभी आपको ये जो 4 चीजें बताई, इनमें ये बताया कि इन कंपनियों को अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट लेनी है तो वो बिना आरबीआई की परमिशन के ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी नोडल एजेंसी है जहां पर ये क्या है अपने पास रजिस्टर्ड है। दोस्तों मैं यहां पर बता दूं, ये जो 2 करोड़ में आपने देखा ना नेट ऑन फंड, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है? इसके अंदर आपका पेड अप शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व आता है और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को माइनस कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, तो जो फिगर निकल के आएगी उसको बोलते हैं नेट ऑन फंड।
जो कि कितनी होनी चाहिए, 2 कर लो। अच्छा, अभी तक आपने क्या समझा सर? अभी तक हमने ये समझा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ये एक शैडो बैंक की तरह होती है, जो चीज़ें बैंक नहीं कर पाती वो ये सर्विसेज अपने कस्टमर को आसानी से प्रोवाइड कराती है, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर होती है बैंक की ही तरह। अगर कोई एनबीएफसी अपने यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है आरबीआई में, तो उसको ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और जिन जगहों पर ऑलरेडी वो नोडल एजेंसी में रजिस्टर्ड हैं तो उनको दोबारा आरबीआई में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमने देख लिया, वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस, हाउसिंग बैंक कॉर्पोरेशन और निधि कंपनी, इनको दोबारा रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ के साथ चिट फंड वालों को, क्योंकि चिट फंड एक्ट 1982 के अंदर वो क्या है, अपने पास रजिस्टर्ड है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि जो हमारे एनबीएफसी होते हैं, एनडीएफसी होती है, तो ये नेशनल बैंकिंग हाउस जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनकी क्या क्या रेगुलेशंस होती हैं। सबसे पहली चीज़, ये एफडी ओपन करवा सकते हैं, ये सेविंग और करंट अकाउंट नहीं खोल सकते, ये सिर्फ एफडी खोलेंगे। याद रखना, जो आरबीआई से परमिशन ले लेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा लो, आप एफडी अकाउंट खुलवा सकते हो। और एफडी भी कितनी, 1 से 5 साल तक के लिए। यहाँ साफ साफ लिखा है 12 महीने से लेकर 60 महीने, मतलब 1 से 5 साल तक के लिए। ये पब्लिक से डिमांड डिपॉजिट CACS नहीं ले सकते, मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के रूप में पैसा नहीं ले सकते। और जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है, आरबीआई उसको मैक्सिमम कर देती है कि इसके बियॉन्ड आप नहीं दे सकते, वरना क्या होगी ना कि आप मान लो आरबीआई की एक बैंक है जो कि एफडी पर 7% दे रही है, ये लोग एफडी पर 18% दे रहे हैं, तो लोग तो इनके पास भागेंगे, और जबकि है ये आरबीआई में ही रजिस्टर्ड। तो ऐसे में कहा गया है कि आप जो आरबीआई की जो मैक्सिमम कैप लिमिट है उसके बियॉन्ड आप किसी को ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते। उससे कम दे दो, उसके बराबर दे दो, बट उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते हो। आप कोई भी ऐसा गिफ्ट और इंसेंटिव नहीं दोगे अपने डिपॉजिटर को जो कि आरबीआई के बैंक्स नहीं देती। मान लो मैं कॉमर्शियल बैंक में जाता हूं और कॉमर्शियल बैंक कहती है कि आप मेरे पास एफडी खुलवा लो, हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जबकि मैं एनबीएफसी में जाता हूं, वो कहता है एफडी खुलवाओगे तो हम आपको जो है ना डिस्काउंट कूपन, अमेजॉन वाउचर्स वगैरह देंगे अगर आप हमारे एफडी कराओगे। तो बंदा ऑब्वियस सी बात है एनबीएफसी की ओर जाएगा। तो इस टाइप के जो ऑफर्स हैं वो आप नहीं दे सकते। भाई आप बैंक हो, आप कोई सेल्स एजेंट नहीं हो जो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, आप एक बैंक हो। तो बैंक का एक डेकोरम है, उसे आपको मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए आप कोई ऐसा अट्रैक्टिव गिफ्ट ऑफर वगैरह नहीं दे सकते। देने तो अपने परसेंटेज कम कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, बस यही उनके लिए गिफ्ट है। और आपको रखना है मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से होनी चाहिए। मतलब आप कोई एनबीएफसी हो तो आपको AAA या AA और AB की रैंकिंग मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ होती है। आपको मैं आगे जाके आइक्रा और क्रेडिट एजेंसीज के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि कौन सी क्रेडिट एजेंसीज आपको जो है रेटिंग लगाती है, उसके हिसाब से आपको एक अच्छी वैल्यू मिल जाती है। आप यहाँ पर डिपॉजिट को इंश्योर नहीं कर सकते हो। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था वो भारत के 4 अनमोल रत्न याद है, जिसमें मैंने आरबीआई के बारे में बताया था कि उसके 4 अनमोल रत्न, जिसमें एक मुद्रा छापने का काम करती है, एक इंश्योरेंस का काम करती है। तो आपको बताया था ना कि पहले क्या होता था, हमारे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 लाख तक का इंश्योरेंस बैंक करके देती थी। अब ये वैल्यू बढ़ा के 2019 में 5 लाख रुपए कर दी गई। आप ये मान के चलो, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े तो 5 लाख इंश्योर्ड है, 5 लाख आपके डूबे। फिर आरबीआई के ऊपर है वो बचे हुए 5 लाख देगी या नहीं देगी। लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी में आपके 1 रुपए भी इंश्योर्ड नहीं है, 1 रुपए भी। यानी अगर कल को एनबीएफसी डूब गई तो समझ के चलो आपका पूरा पैसा डूब गया। अब आरबीआई के ऊपर है वो देना चाहे ना देना चाहे, वैसे मान के चलो आरबीआई आपको नहीं देगी। तो इसमें कोई भी आपका पैसा इंश्योर्ड नहीं होता, जो भी आपका डिपॉजिट होता है। इसमें जो रीपेमेंट होती है वो एनबीएफसी के थ्रू की जाती है, उसके लिए आरबीआई बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। उसे साफ हाथ खड़े कर रखे हैं। आरबीआई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए। एनबीएफसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नीड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब देखो एक बात बोलूं, अभी देखा जाए तो इस बुक के अंदर एनबीएफसी सेकंड टॉपिक पर आता है, ठीक है। और अगर मैं आपको मान लो इस बुक के हिसाब से चलता तो ये वाला पॉइंट नहीं समझा पाता, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। आपको याद है बेसल नॉर्म 3, बेसल नॉर्म 1 के अंदर 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी थी, बेसल नॉर्म 2 के अंदर 9% होती थी, और बेसल 3 के अंदर भी 9% होती थी। लेकिन आपको याद होगा कुछ जगहों पर हमने कहा था जैसे इंश्योरेंस कंपनी को 10% बनाना होता है, न्यू प्राइवेट बैंकों को भी 10% बनाना पड़ता है, और 15% बनाना पड़ता है एनबीएफसी को। तो एनबीएफसी के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसल नॉर्म 3 के अंतर्गत कितना रखा गया? 15%, कि इनको अपने पास टायर 1 प्लस टायर 2 कैपिटल अपॉन में रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से 15% क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब जिन्होंने हमारी सारी क्लासेस उनको पता होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और बेसल नॉर्म क्या होते हैं। अब सोचो बुक के हिसाब से चलता, बिना बेसल नॉर्म के आपको एनबीएफसी में ये टॉपिक पढ़ा था, क्या समझ आ रहा था? रटवाना कहते फिर उसे। इसी वजह से मैंने टॉपिक आगे पीछे कर रहे हैं, मैंने तो सीक्वेंस से करा है, बुक में आगे पीछे करके दे रखे हैं, ठीक है। चलो अब क्या है कि जो आरबीआई है उन्होंने इनके लिए कुछ पॉलिसीज चेंज की है। इन्होंने कहा जैसे एनबीएफसी के ना पहले 2 ब्रांचें थी, वो कौन कौन सी, जैसे 3 ब्रांचें थी सॉरी। एक था आपका एसेट्स फाइनेंस कंपनी, और एक था आपका इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और एक था लोन कंपनी। आरबीआई ने कहा इन तीनों को मर्ज करके एक कंपनी बनाओ, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, आईसीसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी बनाओ। क्यों इतनी 2-3 ब्रांचें खोलकर बैठे हो, इनको मर्ज करके एक ब्रांच बनाओ जिस लगे कि हाँ भाई कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन यही था इसके अंदर कि आरबीआई ने एक मेजर
मेजर अमेंडमेंट ये की है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, कि जो आरबीआई है उसने क्या किया है, एनबीएफसी के अंदर दो चीज़ें इंट्रोड्यूस की है। ध्यान से सुना, दो चीज़ें क्या है, पीर टू पीर, P2P बोलते हैं, और दूसरा अकाउंट एग्रीगेटर्स। क्या मतलब है, सुनो देखो। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारा पैन कार्ड नंबर जो होता है उसको अपने उस पर डालते हैं, सॉफ्टवेयर पे, और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस पैन अकाउंट से, उस पैन नंबर से आपकी क्रेडिट रेटिंग निकालता है कि आपका बैंक में सिविल स्कोर कैसा है। सिविल स्कोर 900 पॉइंट्स का होता है, जिसका भी 750 800 से ऊपर होता है, मान के चलो उसको लोन आसानी से मिल जाता है। 750 पे भी मिल जाता है, लेकिन 750 नीचे पर बैंक आपके लोन के अमाउंट को कम कर देती है। तो जिस पर्सन का सिविल स्कोर अच्छा होता है उसको लोन का अच्छा खासा काम मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट भी कम पर मिलता है। तो इसी तरह से मान लो मैं हूँ, मैंने मान लो पीछे कभी कोई लोन लिया होगा, उसमें डिफॉल्ट कर दिया, टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाया, तो ऐसे में मेरा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। मेरी 900 में से मान लो 500 रैंक आई है, ठीक है, 900 में से 500 स्कोर किया मैंने, तो ऐसे में 500 वालों को तो लोन मिलता ही नहीं है, ठीक है। आरबीआई की शेड्यूल की गाइडलाइंस में लिखा है 500 वालों को लोन देना ही नहीं है, डिफॉल्टर होते हैं, कल को आपको एनपीए बढ़ाने में यही लोग काम आएंगे, तो इनको लोन कभी मत दो। अब मैं बैंक के पास गया, बैंक ने मेरा क्रेडिट सिविल स्कोर देखा तो वो 500 पॉइंट निकला, तो बैंक ने मना कर दिया। अब क्या मुझे लोन मिलेगा? नहीं, मैं जाऊंगा एनबीएफसी के पास और रोता हुआ जाऊंगा और एनबीएफसी को बोलूंगा कि मुझे ना कॉमर्शियल बैंक ने लोन नहीं दिया, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो एनबीएफसी कहेगा यस, हम उनकी शेडो हैं और हम बने ही इसलिए ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएं। तो उन्होंने कहा जिन कस्टमरों का जो सिविल स्कोर है ना वो लो है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा जिसमें सरप्लस सेक्टर होगा जिसके पास पैसा होगा, और एक होगा डेफिसिट सेक्टर, और उसके बीच में कौन काम करेगा? एनबीएफसी। बीच में कौन काम करेगा? एनबीएफसी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये कहता है एनबीएफसी कि हमारे पास कुछ सरप्लस सेक्टर है जिनके पास पैसा बहुत है, और ये बीच में कौन है? एनबीएफसी। तो ये क्या करता है, और डेफिसिट सेक्टर है, ये क्या करता है, सरप्लस सेक्टर से पैसा लेता है और इनको दे देता है। यानी ये बीच में एक शादी.com की तरह, ये है लड़का और ये है लड़की, दोनों को मिलाने का काम करता है, एक तरह से ऐसे समझो। तो एनबीएफसी क्या करता है, दोनों को मिलाने में काम करता है, और इसी को बोलते हैं P2P। P2P मतलब, अब मान लो इस डेफिसिट सेक्टर के पास, ये मैं था जिसको लोन चाहिए था, डेफिसिट मतलब मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा सिविल स्कोर अच्छा होता तो मैं यहाँ थोड़ी आता, मैं तो बैंक के पास आता, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट के तहत यहाँ से लोन ले लिया, तो क्या मेरे जैसे इंसानों को लोन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, एनबीएफसी के थ्रू मिलेगा। और कौन से सेगमेंट में मिलेगा? पीर टू पीर। आपको समझ रहा है? तो जिन कस्टमरों का सिविल स्कोर कम होता है तो वो यहाँ पर जो सरप्लस सेक्टर वाले लोग होते हैं उनसे पैसा उधार ले सकते हैं। मैं एग्जांपल दूं पीर टू पीर के, आजकल कौन कौन से एग्जांपल है? i2i.com है, P2P.com है, लेकिन यहाँ पर लोन का अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, याद रखना, और 50-50 हज़ार के सेगमेंट के अंदर हो, मतलब एक कस्टमर से आप 50,000 ले सकते हो। ऐसे आपको 15-20 कस्टमर इकट्ठे करने पड़े तब आप एक पूल बना पाओगे 10-20 लाख का, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा का आप लोन वैसे ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। 10 लाख तक की रेंज होती है। दूसरा होता है अकाउंट एग्रीगेटर्स, ए बोलते हैं इसे। इसका मतलब क्या हुआ, अब मान लो, अब जैसे एनबीएफसी में आपका एक बजाज है, श्रीराम है, मिथुड है, और भी कई सारे हैं, मैं तो सिर्फ 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो मेरा तीनों के अंदर अकाउंट है, तीनों के अंदर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, और अब मैं भूल गया मैंने कौन सी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखी है, कब रिटर्न आना है, कब मुझे इंटरेस्ट देना है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो ऐसे में क्या है, एनबीएफसी ने अपनी जितनी भी ब्रांचें हैं उनके अंदर जो सेम कस्टमर है उनका जो डेटा है उनको कंसोलिडेट कर दिया है, जिससे ये पता चल जाता है कि एक कस्टमर के एनबीएफसी के कौन कौन से खाते खुले हुए हैं, कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, और इसको नाम दिया गया अकाउंट एग्रीगेटर। क्या नाम दिया गया? अकाउंट एग्रीगेटर नाम दिया। तो अभी हाल ही के अंदर आरबीआई ने इन 2 कैटेगरी को लॉन्च किया एनबीएफसी के अंदर, एक तो पीर टू पीर और अकाउंट एग्रीगेटर। बोलो क्लियर हुआ दोनों चीजें? ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2018-19 के अंदर हमने देखा कि एनबीएफसी के पास ना थोड़ा फंड की स्कैरिसिटी आ गई, और जब से लॉकडाउन हुआ तब से तो एनबीएफसी के पास पैसा ही नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच आ गई। तो अब आरबीआई ने देखा अगर एनबीएफसी कल को डूब जाती है तो बहुत पब्लिक का जो पैसा है वो डूब जाएगा। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने इनको क्या किया, अपने शेयर्स बेच दिए, यानी शेयर्स बेचकर इन्होंने पैसा दिया, यानी आरबीआई ने एक तरह से इनको पैसा दिया ताकि इनके पास लिक्विडिटी क्रंच जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसको बियर करके इनको पैसा दिया जाए ताकि ये फर्दर किसी को लोन दे पाए और इनके पास लिक्विडिटी बनी रहे। क्योंकि आरबीआई जानती है कि अगर एनबीएफसी डूबेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि है तो वो बैंकिंग शैडो ही ना एक तरह से, और ऊपर से वो आरबीआई में रजिस्टर्ड भी है। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस 2018-19 स्कैरिसिटी ऑफ फंड आ गई थी, जिसके चलते जो एक पैनिक सिचुएशन आ गई थी, तब क्या किया गया, जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं उनको रिलीज किया गया।
गया, बैंक को जो हमारे आरबीआई उन्होंने कॉमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज किया और पैसा इनको दिया, किसको दिया, देखो आरबीआई ने ट्राई किया कि लिक्विडिटी क्रंच से इनको बचाया जा सके अलग अलग तरीकों से, तो आरबीआई ने हेल्प की किसकी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस की, बोलो क्लियर हुआ। और इनके जो बेसल नॉर्म्स है वो कितने हैं, 15% है, यानी इनको अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का कितना परसेंट मेंटेन करना पड़ता है, 15% मेंटेन करना पड़ता है। सो आई होप गाइस कि अभी मैंने आपको जो एनबीएफसी का बताया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंक की ही एक शेडो की तरह काम करती है, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये जो एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट है इस बुक में बहुत अच्छा दे रखा था, इस वजह से मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, जो चीज़ बुक में अच्छी दे रखी है देख लो, एक एक पॉइंट मैंने बुक से ही पढ़ा है। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, हमारी प्रथा इसको टिक करने के, क्लियर है। अब टेंशन मत लेना, 4 या मैक्सिमम 5 क्लासों में टॉपिक निपट जाएंगे, क्योंकि आप छोटे छोटे टॉपिक हो जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए